सर, मुश्किल फैसले तो करने के लिए मौजूदा हुकूमत जो है वो पहले ही बात कर चुकी थी कि मुश्किल फैसले करने होंगे, लेकिन कहा था कि अवाम को भी रिलीफ इसके साथ साथ दी जाएगी। लेकिन क्या हुकूमत के पास इस वक्त हिकमत अमली मौजूद नहीं है? एक तो यह है कि कुछ देर के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से खिताब करेंगे और इस बात की तवक्को की जा रही है कि वो कोई सब्सिडीज़ शायद कुछ हलकों को या जो मुतवसत या गरीब तबका है उसके लिए कुछ ऐलान करें। बहरहाल अभी उनका खिताब होता है तो देखते हैं उसमें क्या बात आती है। दो तीन बातें हम, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद उन्होंने कहा कि कल उन्होंने कोर कमेटी का इजलास बुला लिया और उन्होंने ये कहा कि वो दोबारा इस्लामाबाद का रुख करने का सोच रहे हैं। इस बार वो तैयार होकर आएंगे और उसके और इलेक्शंस की डेट जो है, और यहाँ पर जो हुकूमत है उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पे कहा गया, मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा, वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहबा ने कहा कि हुकूमत जो है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, यानी अगले साल में जाके इलेक्शन होगा। यहाँ पर कहीं मामलात ख़राब हैं इस वक्त। ख़राब से मुराद ये है कि वो यानी कल 28 तारीख को शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज साहब पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, दोनों पे, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक मामला चल रहा था और उस पर 28 तारीख तक की उनको बेल एक्सटेंड की गई थी। और उसमें जो है वो जाहिर है कि दोनों ये वही है जिसमें लास्ट टाइम उन्होंने कहा था कि विजय साहब से जो मुकालमा हम अक्सर बात करते रहे। कहीं पर मामलात गड़बड़ हुए हैं, या अब इस तरह समझ लें कि चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। जो मौजूदा अरेंजमेंट है, जिसको मैं अरेंजमेंट कहता हूँ या सेटअप है या जो भी है, क्योंकि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब अर्ली इलेक्शंस की बात कर चुके थे और ये बात उनकी उस वक्त हुई थी जब तहरीक अदम एतमाद पेश हो रही थी, तो उन्होंने कहा था नया हुक्मरान आएगा और नया वज़ीर आज़म आके, और उस दिन का मैं ये देख रहा था 6 अप्रैल, तो उन्होंने कहा अदम एतमाद होगा, ये 6 अप्रैल का अखबार जो है कि अदम एतमाद होगा, नया वज़ीर आज़म आएगा, फिर असेंबली जाएगी। ठीक है, तो एक ये फिर हमने ये भी देखा कि चंद रोज़ पहले तक जो है ये नुक्ता नज़र था। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की, नवाज शरीफ साहब ने भी बात की कि पिछली हुकूमत का जो किया धरा है तनकीद करते हुए हमें अपने सर पर उठाने की क्या ज़रूरत है, और मरीम नवाज साहबा ने भी बात की। लेकिन उसके बाद जो है वो कहीं ऐसा लगता है कि जो उनका जहन है वो तब्दील हुआ। ठीक है, और उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्शंस हमने नहीं करवाने और हमने जो है वो इसको आगे लेके जाना है अगले साल तक। यहां पर कहीं मामलात जो हैं वो सिस्टम, जिसको मैं कहता हूं, इस करंट सेटअप के मामलात सिस्टम के साथ खराब हो रहे हैं। इमरान खान साहब को तो एक तरफ रखते हैं ना, सिस्टम के साथ खराब हो रहे हैं, और उसकी जाहिर है कि उसका कोई सबूत तो नहीं होता, लेकिन यह है कि उसमें फिर आप अलामात देखते हैं, मुख्तलिफ अलामात। मिसाल के तौर पे जैसे आज एक समात हुई और वो समात बड़ी अहम थी, और वो ये थी कि जिसमें जो सुमोटो एक्शन लिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि किन लोगों के नाम निकाले गए हैं। अच्छा, मैं उसको एग्जैक्टली यहाँ पे उसको पढ़ देता हूँ खबर को, कि सुप्रीम कोर्ट ने ECL से निकाले गए वज़रा की तफसीलात तलब कर ली। 5 रुकनी जो लार्जर बेंच है, उन्होंने आला हुकूमती शख्सियात की मुदाखलत पर अज खुद नोटिस की समाअत की और अटॉर्नी जनरल से कहा कि आप ECL रूल 2010 पढ़ें, जिसके मुताबिक करप्शन, दहशतगर्दी, टैक्स नाहिंदगान, लोन डिफॉल्टर्स बाहर नहीं जा सकते। काबीना ने किसके कहने पर करप्शन और टैक्स नाहिंदगान वाले रूल में तरमीम की है? क्या वफाकी काबीना ने रूल्स की मंजूरी दी है और नैब से पूछे बगैर मुल्ज़िमान के नाम ECL से निकाले गए हैं? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि काबीना के मिनट्स की मंजूरी के मिनट्स पेश करूंगा। अच्छा, जस्टिस इजाजुर हसन ने कहा कि क्या 120 दिन बाद खुद नाम ECL से निकल जाएगा? अच्छा, फिर उसके बाद जस्टिस मुजाहिद नकवी ने रिमार्क देते हुए कहा कि काबीना के अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीज हुए, वो अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए तरमीम कैसे कर सकते हैं? काबीना मेंबरान का नाम ECL में होना और ECL रूल्स में काबीना की तरमीम क्या मफादात का टकराव नहीं कि अपने ही नाम निकाल दिए काबीना के लोग जिनका नाम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आज जो है ये हियरिंग हुई है।
जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मालूम होता है कि वफाकी वज़रा पर अभी तक सिविल इल्ज़ामात हैं, क्या कोई ज़ाब्ता इखलाक है कि वज़ीर मुल्ज़िम हो तो मुतल्लिका फ़ाइल उसके पास ना जाए? मुल्ज़िम वज़रा को तो वैसे ही ऐसे इजलासों में नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। अच्छा, और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि अपने फ़ायदे के लिए मुल्ज़िम कैसे रूल्स में तरामीम कर सकते हैं? अच्छा, तो ये जो है ये अटॉर्नी जनरल ने कहा कि देख लेते हैं कि जिनके नाम ईसीएल में थे वो तरमीम वाली कमेटी में थे या नहीं। और फिर उन्होंने कहा दरअसल वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ जो हैं उन्होंने ईसीए रूल्स में तरमीम तजवीज़ की थी, जिसके ऊपर जस्टिस ये सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने कहा कि आजम नज़ीर तारड़ जिस शख्स के वकील थे उसी को फायदा पहुंचा दिया। क्या यह तरीकाकार अपनाकर ईसीए रूल्स में तरमीम की गई? और उसके बाद उन्होंने गैर मुअय्यना मुद्दत का मतलब होता है कि किसी भी वक्त दोबारा केस लग सकता है, और उसमें डीजीएफआईए को बुला लिया और बाकी हुकाम को बुला लिया। अच्छा, अब इसमें यहां पर एक तो है ना इमरान खान साहब का मामला, दूसरा मामला यह है कि ये चेंज ऑफ हार्ट हुआ है दरमियान में कहीं। ख्वाजा आसिफ साहब का बयान हमारे सामने, उन्होंने कहा कि हम जो है वो चाहते हैं। आज सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने कहा है कि हमें क्या जरूरत थी, जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर, उन्होंने कहा हमें क्या जरूरत थी कि ये बजट, ये जो हमने कीमतें बढ़ाई हैं और ये अभी आगे और बढ़ने जा रही हैं। अभी आईएमएफ मुतमईन नहीं हुआ, ये ध्यान में रखें। अभी प्राइवेटाइजेशन होनी है, अभी बजट आना है, उसमें खसारे का बजट है, उसमें जो तनख्वाहदार तबका है उस पर टैक्स लगने हैं, पेंशन्स जो मिलती हैं, पेंशन ज़्यादा, यानी पेंशन जिनको मिल रही है, पेंशन ज़्यादा तो गलत लफ्ज़ हो गया, यानी पेंशन जिनको मिल रही है उनकी पेंशन के ऊपर मजीद टैक्स लगने जा रहा है। वो तो मतलब एक आप यूँ समझ लेंगे 1 लाख किसी की तनख्वाह तो उसमें 70,000 हो जाएगी। इस तरह करके जो है वो टैक्स इतना ज़्यादा जो तनख्वाहदार तबका है उसके ऊपर आईएमएफ का मुतालबा है। तो आईएमएफ ने बिल्कुल रिलीफ नहीं दी, और ये काम तो हम इससे इत्तेफाक करते हैं कि ये काम करना था, लेकिन शायद ये किस्तों में करवाने की बात हो रही थी। जो मिफ्ता इस्माइल साहब गए थे तो उन्होंने कहा था कि गालिबन मैं इसमें उनको इस बात के ऊपर लेकर आऊंगा कि ये किस्तों में चीज़ आ जाए, यानी कि कुछ कुछ करके एक साथ बम ना गिरे। और शौकत तरीन साहब जो हैं वो अपनी बात पे बज़िद हैं कि ये मामला जो है वो ऐसे नहीं, हम ये इस तरह करके गए थे और एक बहस चल रही है। शौकत तरीन साहब जो हैं वो भी एक जाहिर है कि एक हैवी वेट आप समझ लें कि यानी एक माशी एक्सपर्ट है, वो भी एक्सपर्ट है। वो अपने नुक्ता नज़र पे खड़े हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, और हमें जो है हमें इमरान खान कह रहे हैं कि रशिया से हमें पेट्रोल लेना चाहिए था। और इसी दौरान मैं यहाँ पे ब्लूमबर्ग को कोट कर रहा हूँ कि ब्लूमबर्ग ने आज ये कहा है कि बैंकरप्ट हो गया चूंकि श्रीलंका, तो श्रीलंका को रशिया ने अपना ऑयल देने का फैसला किया है, ठीक है ना। रशिया का ऑयल जो है वहाँ से पहुँचना शुरू हो गया है, ये ब्लूमबर्ग की स्टोरी है। और उसके बाद जो है वो मार्च से जो वहाँ की बंद थी वो एकदम से रशिया ने उनको ऑयल देने शुरू किए, तो रशिया वहाँ पे पहुँच गया है, कहाँ पे? श्रीलंका। अच्छा, और इसमें जो है तो यहाँ पर कहीं चेंज ऑफ हार्ट हुआ है। वो चेंज ऑफ हार्ट में ये था कि हुकूमत जो है, जो मैंने पहले भी बात की कि वो पिछले दिनों में तोड़ने जा रहे थे, नवाज शरीफ साहब कहते 19, 20 आगे पीछे करके, लेकिन फिर ये हुआ कि आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात जो हैं वो देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट सामने आता है। तो वो 25 तारीख तक मामला चला। 25 तारीख को आईएमएफ की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिली। ये जो है मेरा अपना अंदाजा है कि ये जो फैसले हैं ये हमें करने थे बतौर पाकिस्तानी। इसको बहुत पहले से किस्तों में करते तो एक साथ ये 30 रुपए का बम ना पड़ता, लेकिन चूंकि हुकूमत जो मौजूदा सेटअप है उस सेटअप ने माजी में ये तनकीद होती रही बहुत ज़्यादा, तो वो जाहिर है सियासत एक सियासी बयान होता है, और वो जब हुकूमत में होते हैं तो जाहिर है दूसरी बात करते हैं, तो उसको वो छोड़ दें। लेकिन इसको किस्तों में करते तो शायद मसला इतना ख़राब ना होता जितना एकदम से 30 रुपये जो मुल्क की तारीख में, और फिर उसके बाद कहना कि इसमें महंगाई ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। असल तो यह है कि ये किस्त है, इसके बाद बिजली, इसके बाद वो जो टैक्सेस, इसके बाद वो बजट, और इसके बाद वो सारा। अच्छा, और दरमियान में ये जो बात हुई है, ये देखें, ये एक जगह पर ये बात तय हुई थी कि हम इलेक्शंस में चले जाएंगे कुछ दिनों के बाद। जी, ये जब तहरीक अदम एतमाद आई थी तो ये बात कहीं हुई थी बैठ के, जहाँ पे सारे सियासतदान भी थे, और ज़ाहिर है कि ये बात तय हुई थी कि कुछ दिनों के बाद, जो कि मौलाना साहब का भी नुक्ता नज़र था और नवाज शरीफ साहब का था, जरदारी साहब का नहीं था। जरदारी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि इसको आगे रखा जाए।
लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब भी कायल हो गए। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जरदारी साहब से पूछा जाए पाकिस्तान में, जरदारी साहब को ऑन बोर्ड लिया जाए। ये कोई ऐसे इश्यूज हैं जो इमरान खान साहब का तो एक है ना सिलसिला, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ये बात अच्छी तरह पता है कि अब इसको आप कहें कि 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं, 10 लाख लोग हैं, जितने भी हैं, तो धरने जब आते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो लेके जाते हैं साथ। और ये नवाज शरीफ साहब से पहले कोई नहीं जानता। धरने और लॉन्ग मार्च आते हैं तो वो कुछ ना कुछ तो ले जाते हैं। बस देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान साहब जब आए थे तो वो नवाज शरीफ बाहर चले गए थे उसके नतीजे में। देखें ना कुछ तो होता है ना, कुछ ना कुछ। देखें ना, तो यहाँ अच्छा अब जो है वो अदालत ने फैसला दिया। अच्छा, और मरीम नवाज साहबा का जो ट्वीट है आज का, मैं मरीम नवाज साहबा ने जो ट्वीट आज किया है, मैं उस ट्वीट से मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि मरीम नवाज साहबा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना और सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। ये मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया है। और उन्होंने कहा कि फितना खान जो सुप्रीम कोर्ट चंद रोज़ पहले तक गालियां दे रहा था, सुप्रीम कोर्ट को चौकन्ना रहना होगा और इस सियासी लड़ाई से खुद को अलग रखना होगा। ये जानिबदारी का तासुर मजबूत होगा जो अदलिया के लिए बतौर अदारा नुकसानदेह है। अच्छा, अब यहां इशू ये है कि देखिए इमरान खान साहब, यहां एक बड़ा इशू है। इमरान खान साहब ने कुछ अर्से पहले ये बात की कि भाई ये अदालतें रात को खुली और ये कैसे हुआ और मेरे खिलाफ सारो। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अदालतें जो है वो अब जो गैर जानिबदार रही, तो अब मरीम नवाज साहबा ने ये ट्वीट किया